प्रणाम बच्चों। इन पार्ट नंबर 4 बेटा वी कंटिन्यू अवर टॉपिक फैक्टर्स दैट कॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, और इस टॉपिक का 4th नंबर का पॉइंट हम डिस्कस करने आए थे बेटा। तो कंटिन्यू करते हो उस पॉइंट को। क्या लिखा है देखो कि द इंडिपेंडेंस ऑफ द बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटाली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा बेल्जियम और ग्रीस जैसे कंट्री थे, एक तरफ इटाली और जर्मनी जैसे कंट्री थे, उनका एक तरीके से देखा जाए तो एकीकरण हो गया। मतलब वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए कि मतलब जर्मनी ने उनको अपने साथ जोड़ लिया, जिसकी वजह से एक नए तरीके के नेशनलिज्म उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि जर्मनी और इटाली ने अपने आप को जिस तरीके से बेटा यूनिफाइड किया, बराबर, और वो एक तरीके से जिस तरीके से इन लोगों के ग्रुप बन रहे थे, उन्होंने एक तरीके के नए राष्ट्रवाद को मतलब दिया। देखा जाए तो बेटा उस तरीके की आइडियोलॉजी वर्ल्ड के सामने निकल कर आई। बट लेटर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। लेकिन धीरे धीरे बेटा ये जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, ये जो एक तरीके की फीलिंग थी, जिसको हम फियर्स नेशनलिज्म कहा जाता है, जो टाइटल में लिखा है बेटा फियर्स नेशनलिज्म, मैंने आगे भी आपको बार बार बताया कि जिसको हम संकुचित राष्ट्रवाद बोलते हैं बेटा। ये इसकी सोच पर्टिकुलरली ऐसे देखा जाए तो बहुत उग्र होती है, यानी कि अपने देश के लिए मतलब इस तरीके के मतलब एकदम बहुत ही पैशनेट वे में किसी भी चीज को करना, कहना, प्रेजेंट करना। ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा थोड़ा सा भी मतलब वो चीज हो रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ सुलझाने की बजाय हमेशा बहुत ही आक्रोश के साथ उसको प्रेजेंट करना, ये सारी चीजें उग्र राष्ट्रवाद और संकुचित राष्ट्रवाद बेटा उसमें दिखाई देती है। बराबर, संकुचित राष्ट्रवाद में उग्र राष्ट्रवाद मतलब अपने राष्ट्र के बारे में बहुत अच्छा सोच लेना और उसके लिए कुछ भी करना, और संकुचित राष्ट्रवाद में ऐसा है कि अपने राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा सोचना और उसके बदले में अगर किसी दूसरे का कितना भी नुकसान करना पड़े तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इस तरीके की सोच का डेवलप होना, तो ये उग्र और संकुचित राष्ट्रवाद जो है बेटा, जिसको हम फियर्स नेशनलिज्म कहते हैं, ये वर्ल्ड में एक तरीके से डेवलप हो रहा था। अब यहाँ देखो, इकोनॉमिक जेलेसी, competition and the colonialism in Europe had increased so much that the national interest of each other began to clash। कहीं ना कहीं बेटा जो पर्टिकुलर इकोनॉमिकल वे में जेलेसी, एक दूसरे के ट्रेडिंग कल्चर से, इकोनॉमी से, इकोनॉमिकल वेल्थ से जलन रखना, ईर्ष्या करना बेटा, और इसके बीच में कॉम्पिटिशन्स बढ़ना बेटा। कॉम्पिटिशन के साथ बढ़ते बढ़ते एक तरीके से देखा जाए तो बेटा नेशनल इंटरेस्ट, एक तरीके से साम्राज्यवाद की स्थापना करने का, वो जो कॉलोनिज्म वाला पिछले 100 साल से एक जो कंपटीशन चल रहा था, वो अभी भी रुका नहीं था। ओके, द लव फॉर द ओन नेशन एंड हेट्रेड फॉर द अदर नेशन वाज एनकरेज। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो यहाँ पे अपने देश के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखना और दूसरे राष्ट्र के प्रति एक तरीके से घृणा को, नफरत को प्रोत्साहन देना बेटा, इस तरीके का फियर्स नेशनलिज्म जर्मनी में डेवलप हो रहा था। अनदर यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ इसी तरीके की बेटा आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जा रहा था, जो कि बहुत गलत विचारधारा मानी जा सकती है। द जर्मन चीफ कैजार विलियम वॉज द अदर ओरिजिनेटर फॉर ऑफ द नेशनलिज्म एंड कॉलोनिज्म। माना जाता है कि जर्मन जो चीफ थे बेटा कैजार विलियम, हिटलर से पहले, बराबर ना, इनके इनकी पर्टिकुलर ये जो उनको ही मतलब फियर्स नेशनलिज्म का ओरिजिनेटर माना जाता है, कॉलोनिज्म का ओरिजिनेटर माना जाता है। ही वॉज द ओवर एम्बिशियस, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थे, एंड बिलीव्ड इन वर्ल्ड लीडरशिप, और वो ये मानते थे कि मतलब उनकी महत्वाकांक्षा विश्व के ऊपर पूरा अपना प्रभुत्व बनाने की, अपना कंट्रोल करने की थी। वो सोचते थे कि वो जर्मनी को ऐसा बना दे कि जर्मनी जैसा सुपर पावर कोई कंट्री वर्ल्ड में ना हो, और सारे देश जो है वो हमेशा जर्मनी के सामने झुक कर रहे। He wanted to get the things done according to his will with the help of his grand military power। और कहीं ना कहीं बेटा उन्होंने अपने एक तरीके से ग्रांड मिलिट्री पावर की ताकत से बेटा वो जो करना चाहते थे, जो सोचते थे कि मुझे मेरा टारगेट ये है, तो वो करके छोड़ते थे। तो इस तरीके की पर्टिकुलर जो उनकी बेटा नीति थी, ये बहुत ही गलत थी, जिसकी वजह से आसपास के कंट्रीज और दुनिया के अंदर दहशत बढ़ती चली जा रही थी। ओके, एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो फीलिंग है बेटा, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस रह गया कि द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस द अदर नेशन एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कहीं ना कहीं बेटा आसपास के देशों में, राष्ट्रों के अंदर बेटा युद्ध की भावना जो है वो स्प्रेड हो रही थी, और यही पर्टिकुलर वॉर, क्योंकि
कोई कितना भी बड़ा पीस को मेंटेन करने की कोशिश करे, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने की कोशिश करे, लेकिन अगर सामने वाला उसको बार बार उकसा रहा है बेटा, उसको युद्ध की धमकियां दे रहा है, युद्ध करने के लिए उकसा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा बहुत लंबे समय तक नहीं एक तरीके से सफर किया जा सकता है। उस समय फिर अगर वो कंट्रीज अपने पर्टिकुलर उसका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, तब उनको युद्ध जैसे पर्टिकुलर उस चीज में अपने आप को झोंकना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये चीजें समझने वाली है बेटा कि फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म में कैसे एक तरीके से पहले तो संकुचित राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया बेटा, देशों के बीच में दुश्मनी बढ़ने लगी, भरोसा कमजोर हो गया, यूनिटी खत्म हो गई। बराबर, अपने देश के लिए तो बहुत कुछ अच्छा करने की सोच थी, लेकिन दुनिया का बुरा करने की सोच भी इसके साथ साथ डेवलप हो रही थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर हम अपने देश का अच्छा सोचेंगे, दूसरों का बुरा करेंगे, तभी हम सुपर पावर बन पाएंगे। ओके, अब उसके बाद 5th नंबर का पॉइंट आ जाता है बेटा, रोल ऑफ द न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का क्या रोल था बेटा, देख सकते हैं बेटा, जो न्यूज़पेपर लोगों के घरों तक पहुंचते हैं, बराबर, उसने किस तरीके के केस से उस समय के समाज में बेटा सोच को एक तरीके से बहुत ही मतलब एक प्रोएक्टिव मैनर में बेटा एक तरीके से उग्र उसमें प्रेजेंट किया था। आज के समय में भी हम मीडियाज को देखते हैं बेटा, सोशल मीडिया मुझे तो पूरा फेक ही नजर आता है, सब तरफ मतलब आधा से ज्यादा झूठ। मतलब हमको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में न्यूज के अंदर बेटा हमको सच्चाई मुश्किल से 30-40% दिखाई देती है, बाकी 50 से 60% सबको झूठ नजर आता है कि किसी भी बात को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है। एक टॉपिक होता है, मान लो कि छोटा सा कोई इंसिडेंस हुआ है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बताया जा रहा है, उसको बार बार दोहरा दोहरा के इतना ज्यादा वो किया जाता है कि वो लोगों के दिमाग पर असर करने लगता है बेटा। ऐसा ही कुछ उस समय भी हो रहा था जैसा अभी हो रहा है। मैं बार बार आज के समय की जो है बेटा कंपैरिजन उस समय से कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल उसी तरीके की कंडीशंस अभी देश में अलग अलग राष्ट्रों के बीच में हुई है बेटा, और दुनिया के अंदर क्रिएट हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि आगे इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके, क्योंकि दुनिया 2 बार सबक सीख चुकी है, अब तीसरी बार अगर ये गलती अगर दोहराते हैं आज करके न्यूक्लियर टाइम पीरियड में बेटा, तो ये तो फिर दुनिया मतलब अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो फिर बाद में तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अब यह देखो, रोल ऑफ द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशन अरोज्ड so much of the hatred among the people with their mutual derogatory proactive and activated the false rights of by the spitting the venom against the rival nations that the rulers of the respective nation could not even make the efforts for establishing peace and harmony। हम देख सकते हैं बेटा कि यूरोप के जो मतलब यूरोपियन न्यूज़पेपर्स थे बेटा, उन्होंने कहीं ना कहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को मतलब समझ लो कि बिल्कुल छोड़ दिया था, और वो एक दूसरे के देश के प्रति बहुत ज़्यादा बेटा देखा जाए तो अपमानजनक मतलब रिस्पेक्टिव मैनर खत्म हो चुका था बेटा, एक तरीके से जो जिसको हम लो अर्निंग डिग्निटी बोलते हैं, इस तरीके की भावनाएं क्रिएट हो रही थी और अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी बेटा, उकसाने वाले मतलब स्टेटमेंट्स होते थे अक्सर, और बहुत ज़्यादा ओवर मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि जिसको हम अतिशयोक्ति भरा कहते हैं बेटा, एक्सग्रेटेड, और मतलब जरूरत से ज्यादा झूठ जिसमें दिखाई देता था। लेकिन उस समय लोग इस झूठ को समझने को तैयार नहीं थे कि ये बहुत जरूरत से ज्यादा है। बराबर, तो यहाँ पे बेटा सभी देशों में इसी तरीके के मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, आर्टिकल्स है, वो छापे जा रहे थे एक दूसरे के प्रति। बोलते ना, जब से यहाँ पे वर्ड यूज हुआ बेटा कि स्पिटिंग द वेमोन, एक दूसरे के प्रति वो लोग क्या कर रहे थे बेटा, है ना, जहर उगल रहे थे। अपने हिंदी में बोलते हैं ना कि क्या जहर उगल रहा है, एक दूसरे के प्रति बेटा वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते थे जिससे देशों के लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति नफरत बढ़ती थी। वो ये सोचते थे कि ये यही हमारे एनिमीज हैं, हमको इनको खत्म कर देना चाहिए। तो वो जो दुश्मनी वाली जो फीलिंग थी बेटा, वो मतलब भड़काना, एक तरीके से जो सत्ता पे बैठे हुए लोग थे बेटा, उन्होंने कहीं ना कहीं शांति और समाधान करने के जो उनके इफोर्ट्स थे बेटा ना, वो करना बिल्कुल से बंद कर दिया था। वो खुद ऐसा सोच रहे थे कि दुनिया इसी तरीके से मतलब ये सब मतलब सिचुएशंस क्रिएट हो और मतलब कुछ बड़ा हो जाए। और ऐसी सोच उनकी भी थी, क्योंकि वो सही में कुछ ऐसा करना चाहते थे। जैसे अभी बहुत सारे कंट्रीज में दिख रहा है ना, हम चाइना को भी देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को भी देख रहे हैं, हम अमेरिका को देख रहे हैं। उधर अमेरिका और रशिया का अपना स्ट्रगल है, यहाँ पे चाइना और अमेरिका का है, चाइना और अमेरिका और ईरान का चल रहा है, उधर कोरिया अलग तरीके से अपना वो देता है। सब अपने अपने सोच को थोपे जा रहे हैं देश।
अलग अलग देशों के ऊपर, और अभी कोई भी समझौता करने के मूड में नहीं है, सबको बस लड़ना है और बस धमकियां दी जा रही है ना। ये तो अभी शुरुआत है, सोचो शुरुआत में ऐसा है कि अगर यही सिचुएशन बहुत लंबे समय तक चलती रहेगी तो क्या होगा। तो ये तो वही दौर था बेटा जब ये सिचुएशंस बहुत लंबे समय तक चली थी, और ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग कंपटीशन एक तरीके से वॉर कंपटीशन में उतर आया था। ठीक है, युद्ध करने की तैयारी में सारे देशों ने होड़ लगा दी थी। अब देखो लास्ट में बेटा पॉइंट नंबर 6 है। 6 को थोड़ा सा समझने के लिए हम देखते हैं कि फिलोसॉफी अबाउट द वॉर। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा फिलोसॉफी को हम हिंदी में तत्व ज्ञान कहते हैं, कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, जैसे कि यहाँ पे हम वॉर के बारे में बोल रहे हैं कि फिलोसॉफी अबाउट द वॉर। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टू रूट इन यूरोप। यूरोप के अंदर बेटा युद्ध ही कल्याण है, इस तरीके की जो नीति है बेटा उसने जोर पकड़ लिया था। बराबर, लोग ये सोचने लगे थे कि भाई अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, वॉर इज वेलफेयर। अगर हमको अपने आप को बचाना है, ठीक है, अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने राष्ट्र का कल्याण करना है, तो हमको वॉर करनी ही पड़ेगी और दूसरों को खत्म करना पड़ेगा। द जर्मन राइटर ट्रॉस्की पब्लिश द मैगजाइम्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव। ठीक है, यहाँ पे ट्रॉस्की ने एक तरीके से बेटा मैगजाइम, मैगजाइम का मतलब होता है कि बेटा जो पर्टिकुलरली ट्रुथ से रिलेटेड, एक पर्सन जिस बात को सच मान के चलता है, बराबर ना, उस तरीके के पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स और वर्ड्स को हम मैगजाइम्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ओनली द माइटी डिजर्व टू लाइव, जो शक्तिमान है उसको ही जिंदा रहने का हक है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है हमको। फिर देखो वॉर अलोन इज द नेशनल लीड, उन्होंने कहा कि युद्ध ही राष्ट्र की एक जरूरत बचा है, इसके अलावा और कोई जरूरत अभी नहीं है। और नाज़े ने क्या लिखा, द जर्मन राइटर एक्सप्रेस्ड वॉर एज अ सेक्रेड वर्क। जर्मन राइटर ने तो ये लिख दिया भैया कि वॉर जो है, युद्ध जो है, ये बहुत ही पवित्र कार्य है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूजा पाठ करने जा रहे हैं, है ना। उन्होंने तो एक तरीके से वॉर को सेक्रेड वर्क बता दिया कि भाई हमारे जीवन का सबसे बड़ा पवित्र कार्य अभी यही है कि देश के लिए युद्ध को हमको लड़ना पड़ेगा और अपने देश को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। सोचो किस तरीके की सोच बेटा मैगजाइम जो है, फिलोसोफर्स जो है, वो अपनी राय रख रहे थे। न्यूज़पेपर्स अपने तरीके से सच्चाई को घुमा फिरा के कितना ज्यादा, मतलब एक तरीके से अग्रेसिव मैनर में प्रेजेंट कर रहा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बेटा गुस्सा बढ़ रहा था, एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो रहा था। कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। अब इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंस हो गया बेटा, जिसने बोलते हैं ना, वो बार बार इस चैप्टर में वर्ड आ रहा है, एक तरीके से स्पार्क, एक चिंगारी भड़कना, एक तरीके से देखा जाए तो वो आग में घी डालने का काम करने वाला, इस तरीके का एक इंसिडेंस हो गया, जिसमें दिख रहा है कि द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वेर एजिनेटेड बाय हिज शॉट एट बाय नंबर ऑफ द सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड। एक तरफ बेटा एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जब ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया उस समय अलग था, बिल्कुल फ्रांस के आसपास के कंट्रीज में है ये। ऑस्ट्रिया बेटा जी, जिन जहाँ के जो राजकुमार थे प्रिंस बेटा, और उनकी वाइफ जो है, उनको एक सर्बिया के टेररिस्ट ग्रुप ने बेटा, टेररिस्ट ग्रुप का नेम क्या था, ब्लैक हैंड, उन्होंने शॉर्ट आउट कर दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है इनके बारे में बेटा, तो प्रिंस जो है वो अपनी वाइफ के साथ उस समय एक पर्टिकुलर एनजीओ और हॉस्पिटल का विजिटिंग करके लौट रहे थे, और जब वो वापस आ रहे थे उस समय ये सर्बियन ग्रुप ने जो है उनको शॉर्ट आउट किया। लगभग उनको 3 से 4 गोलियां मारी गई थी, और उनकी और उनकी वाइफ की फिर इस तरीके से शूट आउट में डेथ हो गई, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने कंप्लीटली सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। पर सर्बिया ने उसकी बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं दिया, उसने अपने आप को बिल्कुल किनारे कर लिया, बोले हमारा इस टेररिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, और हम इस चीज को मानकर चल सकते नहीं है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने उनको 48 आवर्स का टाइम पीरियड दिया था, लिमिटेशन दी थी। देखो क्या लिखा है कि ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड द सर्बिया फॉर द involvement in the fact act and gave an ultimatum to hand over the culprits or to Austria within the 48 hours। उन्होंने जो गुनहगार थे, जो culprits थे बेटा, उनको 48 घंटे के अंदर हाजिर करने के लिए कहा, ठीक है, पकड़ने के लिए कहा उनको। और सर्बिया ने बिल्कुल भी इस बात से अपने आप को अलग कर लिया, उसने बिल्कुल इग्नोर किया इस मैटर को, जिसकी वजह से विदाउट लिसनिंग टू द एनीथिंग फ्रॉम द सर्बिया, Austria declared the war on Serbia. The first world war had begun with this. Okay, यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा कि
ऑस्ट्रिया ने फिर बाद में सर्बिया की कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि जब उसने 48 घंटे का वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, ऑस्ट्रिया ने कुछ वो नहीं किया, डिस्कशन नहीं किया, कोई बात नहीं रखी, ना ही सर्बिया की कोई बात सुनी, और उसने वॉर डिक्लेयर कर दी। और ये इंसिडेंस जो है यहाँ से ही हम मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया बेटा, उसका प्रारंभ यहाँ से हुआ। ओके, तो यहाँ हमने ये टॉपिक पूरा देखा, हमने 6 पॉइंट क्लियर किए बेटा। फर्स्ट 3 पॉइंट हमने आगे के पार्ट नंबर 3 में देखे थे, और लास्ट 3 पॉइंट हमने पार्ट नंबर 4 में देखे। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम देख सकते हैं यहाँ पे अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी थियरी को आगे और डिस्कस करेंगे। ओके, दिख रहा है टॉपिक। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस टॉपिक को लेते हैं। थैंक यू।